Hello everyone, welcome back to Legal Lamp channel. So today we will discuss about the part 5th, chapter 4th of the constitution, which is all about the provision with respect to the Supreme Court. So हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 5th जो है वो यूजुअली यूनियन के बारे में बताते हैं, जो फर्दर डिवाइडेड हुए हैं चैप्टर्स में. चैप्टर 1 यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में है, चैप्टर 2 इज़ अबाउट द यूनियन पार्लियामेंट and chapter 3 is about the legislative power of the president, and this chapter 4 is all about the Supreme Court, which we will discuss today in this video. As we all know that if we looked at the hierarchy of court in India, Supreme Court is considered as one of the highest court. To mean that in our legal system, हमारे इंडिया के लीगल सिस्टम में सुप्रीम कोर्ट को हाईएस्ट जुडिशियल बॉडी माना जाता है, because it has all authority to review and make final decisions on any appeal from the lower courts. अगर कोई लोअर कोर्ट से अपील आता है तो उस पर फाइनल डिसीजंस देने का पावर सुप्रीम कोर्ट के पास होते हैं, इसलिए इसको हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील कहा जाता है. So it becomes important to understand each and every provision with respect to the Supreme Court. सुप्रीम कोर्ट के रिस्पेक्ट में आर्टिकल जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 124 से 147 तक है, लेकिन हम आज इस वीडियो में सिर्फ आर्टिकल 124 के बारे में देखेंगे, विच इज़ अबाउट द इस्टेब्लिशमेंट एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. सो स्टार्ट विद दिस, इट सेज दैट देयर शैल बी अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. तो ये प्रोविजंस कहते हैं हमारे इंडिया में एक सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए. As part this provision, originally the strength of the Supreme Court was fixed at one Chief Justice and 7 other judges, but now it has 1 Chief Justice and 33 other judges. This means to say that today we have 34 judges in total. अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के ओरिजिनल प्रोविजन को देखेंगे आर्टिकल 124 में, तो सुप्रीम कोर्ट के टोटल स्ट्रेंथ जो है वो 8 पे फिक्स किया था, जिसमें एक चीफ जस्टिस होंगे. बट लेटर विद द अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन दिस नंबर हैज़ बीन इंक्रीज. जब बाद में कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट आई थी तो ये नंबर इंक्रीज होकर अभी हमारे पास टोटल कितने जजेस हैं, 34 जजेस हैं, जिनमें एक चीफ जस्टिस हैं. Judges of the Supreme Court are appointed by the President by warrant under his hand and seal on the recommendations of NJAC. तो हमारे इंडिया में सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं वो NJAC के रिकमेंडेशन पर प्रेसिडेंट क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज NJAC. NJAC का मतलब है नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन. ये एक ऐसा बॉडी है जो कॉन्स्टिट्यूशन के इस प्रोविजन आर्टिकल 124 के अंडर सब्स्टिट्यूट होकर आए हैं थ्रू 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2014. तो NJAC से पहले क्या था? बिफोर द इंसर्शन ऑफ NJAC, प्रेसिडेंट अपॉइंट जजेस आफ्टर कंसल्टेशन विद सच ऑफ द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड ऑफ द हाई कोर्ट्स इन द स्टेट्स एज प्रेसिडेंट मे डीम नेसेसरी फॉर दिस पर्पस. तो NJAC को सब्स्टिट्यूट करने से पहले सुप्रीम कोर्ट के जजेस को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते थे, लेकिन किसके साथ कंसल्ट करके, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के साथ या किसी स्टेट के हाई कोर्ट के जजेस के साथ जो प्रेसिडेंट को नेसेसरी लगे इस पर्पस के लिए. नाउ कमिंग बैक टू द NJAC, द पर्पस ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ NJAC अंडर दिस आर्टिकल इज टू रिप्लेस द ओल्ड मेथड ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस थ्रू द कलीजियम सिस्टम, वेयर जजेस अपॉइंट जजेस फॉर जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स बेस्ड ऑन द 3 जजेस केस. सो NJAC बॉडी का पर्पस यही था कि जो पुराना मेथड है जजेस को अपॉइंटमेंट करने का थ्रू कलीजियम सिस्टम में, जहाँ पे जजेस जो है वो जजेस को अपॉइंट करते थे, यहाँ पे कोई एग्जीक्यूटिव का या कोई प्रेसिडेंट या किसी एग्जीक्यूटिव के मेंबर्स की रोल नहीं होते थे. कलीजियम सिस्टम एक ऐसा डिवाइस है जो सुप्रीम कोर्ट में इवॉल्व हुई थी अपने 3 जजमेंट में. सो इन दिस कलीजियम सिस्टम द प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल इंडिपेंडेंस वॉज इवॉल्व टू मीन दैट नो अदर ब्रांच ऑफ द स्टेट इंक्लूडिंग लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव हैव एनी से इन अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस. तो जब कलीजियम सिस्टम था पहले, जहाँ पे जजेस को अपॉइंटमेंट करते थे, उसमें जुडिशियल इंडिपेंडेंस का प्रिंसिपल जो है वो इवॉल्व हो गया आए थे. इसका मतलब कि स्टेट के जो बाकी ब्रांच है, लेजिस्लेचर हो या एग्जीक्यूटिव, उनका कोई रोल नहीं होना चाहिए जजेस को अपॉइंटमेंट करने में. या किसी हायर जुडिशियल में हाई कोर्ट होगा या किसी सुप्रीम कोर्ट भी होगा, तो उनमें अगर जजेस को अपॉइंटमेंट करना होगा तो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के रोल नहीं होना चाहिए. Before the collegium system was evolved, the process of appointment of judges was primarily in the hands of executive, the president and the central government. तो जब ये collegium system आने से पहले अगर जजेस को अपॉइंटमेंट करना होगा तो वो किसके हाथ में होते थे, एग्जीक्यूटिव, जहाँ पे प्रेसिडेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल होते हैं किसी भी जजेस को अपॉइंट करने का. नाउ एज वी ऑलरेडी सेड, ये जो कलीजियम सिस्टम है वो सुप्रीम कोर्ट के अपनी 3 केसेस में इवॉल्व हुई थी. द 3 जजेस केस विच हैज़ टेक्निकली 2 केसेस. नाम से तो ये 3 जजेस केस कहते हैं, लेकिन टेक्निकली इसमें सिर्फ 2 केसेस हैं, द फर्स्ट केस एंड द सेकंड केस. एंड द थर्ड केस विच वॉज नॉट एक्चुअली अ केस बट अ प्रेसिडेंशियल रेफरेंस ऑन विच द कोर्ट हैज़ टू पुट इट्स ओपिनियन टू अ क्वेश्चन ऑफ लॉ रिगार्डिंग द कलीजियम सिस्टम रेज बाय द प्रेसिडेंट. बट जो थर्ड केस है वो एक्चुअली में एक केस नहीं, प्रेसिडेंट ने एक कलीजियम सिस्टम के ऊपर एक रेफरेंस दी थी सुप्रीम कोर्ट पर, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को अपना ओपिनियन देना था.
Basically, the case originated in the early 1990s when the question arose with regard to the appointment and transfer of the judges to the higher judiciary, Supreme Court and High Court, and the role of executive in it. So basically, this collegium system जो है वो इवॉल्व हुई थी अर्ली 1990s में, जब एक क्वेश्चन उठी थी विद रिगार्ड टू द अपॉइंटमेंट ऑफ एंड ट्रांसफ़र ऑफ द जजेस। हायर जुडिशरी में किस तरह से जजेस की अपॉइंटमेंट होंगे, ट्रांसफ़र होंगे और एग्जीक्यूटिव के क्या रोल होंगे, एक क्वेश्चन उठी थी 1990s में। तब इस टाइम पे एक कॉलेजियम सिस्टम का डिवाइस इवॉल्व हो गया है। सो एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच सेटअप हुई थी जिसमें ये 3 जजेस ने इस केस को सुना और उन्होंने जजमेंट डिलीवर किया था। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दिस 3 जजेस केस वन बाय वन। The first judge's case, which is also known by the name of S.P. Gupta versus Union of India in 1981. In this case, it says that earlier the power of appointment of judges to the higher judiciary exclusively lies with the president. पहले क्या होता था, जजेस को अपॉइंटमेंट करने का जो पावर है वो प्रेसिडेंट के हाथ में होते थे। But the Supreme Court in this case with 7-judge bench, majority 4-3 held that the word consultation does not mean concurrence. It rules that primacy of appointment of judges lay with the president and the executive and the Chief Justice of India was considered as only consultee in the process. तो इस केस में 7-judge बेंच सेटअप की थी जिसमें मेजॉरिटी 4-3 ने ये हेल्ड हुआ कि कंसल्टेशन का मतलब कंकरेंस नहीं है। इसमें ये रूल किया है, जो जजेस को अपॉइंटमेंट करने का जो प्राइमेसी जो पावर है वो प्रेसिडेंट के पास है, जिसमें एग्जीक्यूटिव और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे उसको कंसल्टी माना जाएंगे। Thus, the government had the ultimate authority in making appointments to the higher judiciary and the opinion of CJI was not binding. So, इसमें एग्जीक्यूटिव और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऐसा कंसल्टी लिया है, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ओपिनियन जो है वो बाइंडिंग नहीं होते थे। एट द एंड फाइनल अथॉरिटी किसके पास होते हैं, प्रेसिडेंट के पास होते हैं। नेक्स्ट इज द सेकेंड जजेस केस 1933। सो सेकेंड जजेस केस में अलग अलग ओपिनियंस दिए थे इस इशू के ऊपर, तो उन्होंने डिलीवर किए थे अपनी ओपिनियंस और साथ में कॉलेजियम सिस्टम के डिवाइस को इस्टेब्लिश किया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस सेकंड जजेस केस में क्या किया था, जो पहला फर्स्ट जजेस केस में उन्होंने अपना जजमेंट दिए थे जहाँ पे ये बोला है कि जजेस को अपॉइंटमेंट करने का अल्टीमेट अथॉरिटी प्रेसिडेंट के पास है, उसको ओवरटर्न करके ये बोला है कि कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मस्ट बी मेड इफेक्टिव। सो इस केस में जुडिशरी को ज़्यादा ध्यान में रखा सुप्रीम कोर्ट ने, ताकि जब अपॉइंटमेंट होंगे जजेस के उसमें एक ट्रांसपेरेंसी और इंडिपेंडेंसी रहे। तो कॉलेजियम सिस्टम इवॉल्व होने का मकसद यही था कि एग्जीक्यूटिव रोल को कम किया जाए। जो अगर कोई जजेस को अगर हायर जुडिशरी में अपॉइंटमेंट करना है तो जुडिशरी इनके इंडिपेंडेंस को हम मेंटेन करके रख सकें। एंड द लास्ट विच इज़ नोन बाय द नेम ऑफ थर्ड जजेस केस विच इज़ रे स्पेशल रेफरेंस 1 of 1998 ऑल्सो नोन एज द थर्ड जजेस केस। सुप्रीम कोर्ट ने रीअफर्म किया था कॉलेजियम सिस्टम जहाँ पे जजेस जो है वो जजेस को अपॉइंट करते थे। सीजीआई की जो कंसल्टेशन प्रोसेस है उसमें प्लूरिटी ऑफ जजेस होना चाहिए। इसका मतलब है दैट इन मेकिंग अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ जजेस दो सीजीआई वुड हैव द फाइनल से इन द प्रोसेस बट सोल ओपिनियन ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डज नॉट कंस्टिट्यूट द कंसल्टेशन प्रोसेस। ये मानते हैं कि सीजीआई जो भी वो बोलेगा वो फाइनल है अगर किसी जजेस को अपॉइंटमेंट करना हो, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उनका अपना सोल ओपिनियन नहीं होना चाहिए। ही शुड कंसल्ट कॉलेजियम ऑफ 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बाकी सीनियर मोस्ट जजेस के साथ कंसल्ट करना होगा। इवन इफ 2 जजेस गिव्स एन एडवर्स ओपिनियन ही शुड नॉट सेंड द रिकमेंडेशन टू द गवर्नमेंट। अगर उस 4 जजेस में से 2 जजेस भी एडवर्स में देते हैं, अगेंस्ट में देते हैं डिसीजंस अपना ओपिनियन, तब भी सीजीआई जो है वो अपना रिकमेंडेशन ये जो जजेस को अपॉइंटमेट करने का जो रिकमेंडेशन दिया है वो गवर्नमेंट को नहीं भेजेंगे। देयर शुड बी 4:1 अदरवाइज इट नॉट बी कंसिडर एज कंसल्टेशन। कम से कम मेजोरिटी 4:1 में होना चाहिए, अदरवाइज इसको हम कंसल्टेशन के प्रोसेस में कंसिडर नहीं करेंगे। नाउ कमिंग बैक टू द एनजेएससी, एज वी ऑलरेडी सेड दैट प्रेसिडेंट जो है वो एनजेएससी के रिकमेंडेशन पे जजेस को अपॉइंट करेंगे। तो उस एनजेएससी एक ऐसा बॉडी होती है। अब इसमें कंपोजिशंस क्या होते हैं, इसमें कौन कौन मेंबर्स होते हैं। पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऐसे चेयरपर्सन होते हैं, 2 अदर सीनियर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जजेस होंगे, यूनियन मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ लॉ एंड जस्टिस, 2 एमिनेंट पर्सन टू बी नॉमिनेटेड बाय द कमिटी, और 2 ऐसे एमिनेंट पर्सन जो कि एक कमेटी नॉमिनेट करेंगे। और इस कमेटी के अंडर कौन कौन होंगे, प्राइम मिनिस्टर होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, लोकसभा में जो अपोजिशंस के लीडर्स होंगे, अगर ये नहीं होगा तो सिंगल लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी ऑफ द लोकसभा में जो सबसे लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी होंगे उसके लीडर होंगे। वन ऑफ द एमिनेंट मेंबर मस्ट बी फ्रॉम द SC, ST, OBC, माइनॉरिटीज़ और वुमेन। इन 2 एमिनेंट पर्सन में एक मेंबर कहाँ से होना चाहिए, SC या फिर ST, OBC या माइनॉरिटीज़ या वुमेन, इन कैटेगरी में होना चाहिए।
एमिनेंट पर्सन नॉमिनेटेड फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years एंड शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर रीनॉमिनेशन। जो 2 एमिनेंट पर्सन जो नॉमिनेट करते हैं कमेटी, वो उनके टर्म 3 साल के लिए होते हैं और ये फर्दर रीनॉमिनेशन के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। Then there is a case in Supreme Court Advocates on Record Association and Another versus Union of India, also known as NJSC। अभी तक हमने NJSC के बारे में पढ़ा है। अब एक केस आई थी 2015 में जिसका नाम है सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन एंड अनदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में क्या हेल्प हुई थी, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल 99 अमेंडमेंट एक्ट है 2014 और जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन है, जो एक बॉडी कॉन्स्टिट्यूट करते थे जजेस को अपॉइंटमेंट करने के लिए, ये दोनों क्या डिक्लेयर किया था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल और वाइड डिक्लेयर किया था। This landmark judgment was delivered on October 16, 2015. The Supreme Court held that it violated the basic structure doctrine of the Constitution, which ensures the independence of judiciary and safeguard the separation of powers. तो इस लैंडमार्क जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल 99 अमेंडमेंट एक्ट 2014 जिसमें आपने NJSC को लाया है, एक बॉडी को लाया है सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंटमेंट करने के लिए, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल और वाइड है बिकॉज ये कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन को वायलेट करते हैं, जो हमारे इंश्योर करते हैं कि जुडिशरी का इंडिपेंडेंसी होना चाहिए और सेपरेशन ऑफ पावर्स है वो सेफगार्ड होना चाहिए। सो इस केस में NJSC और कॉन्स्टिट्यूशनल 99 अमेंडमेंट एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया था। इट मीन्स दैट नाउ वी हैव अगेन द कॉलेजियम सिस्टम इन अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस टू द हायर जुडिशरी। अब अगर किसी जजेस को अपॉइंट करना होगा सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में, या उनके ट्रांसफ़र करने होंगे या उनका प्रमोशन करना होगा, तो वो अगेन किसके थ्रू होंगे, कॉलेजियम सिस्टम के थ्रू होंगे, जहाँ पे प्लूरल ऑफ जजेस जो है वो डिसाइड करेंगे। एवरी जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट होल्ड ऑफिस अंटिल द एज ऑफ 65। सुप्रीम कोर्ट के हर एक जजेस जो है वो अपना ऑफिस टिल 65 ईयर्स तक होल्ड करते हैं। एवरी जजेस गिव्स हिज रेजिग्नेशन टू द प्रेसिडेंट। और अगर किसी जजेस को अगर वॉलंटियरली उसने क्विट करना है अपनी ऑफिस को, तो वो अपना रेजिग्नेशन किसको देंगे, प्रेसिडेंट को देंगे। A judge may be removed from his office by an order of the president on the grounds of misbehavior and incapacity। और किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस को मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी के ग्राउंड्स पे प्रेसिडेंट जो है वो एक ऑर्डर दे के रिमूव कर सकते हैं। द प्रोसीजर फॉर रिमूवल ऑफ जजेस आर गिवन अंडर द जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968। तो जजेस को किस तरह से रिमूव करना है उसकी प्रोसीजर जो है वो हमें एक्ट एक लॉ के अंडर दिया है, विच इज़ नोन बाय द नेम ऑफ द जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968। In this act, there are other grounds on which the inquiry can be initiated, example corruption, willful abuse of power, or any act that brings disrepute to the judiciary। तो इस लॉ के अंडर मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी को छोड़ के बाकी ग्राउंड्स पे भी किसी जजेस के अगेंस्ट जो है वो इंक्वायरी इनिशिएट कर सकते हैं, जैसे कि करप्शन हो गया, विलफुल एब्यूज ऑफ पावर होगा, या कोई भी एक्ट जो जुडिशरी को डिस्टर्ब करते हैं। प्रेसिडेंट इज empowered टू अपॉइंट अ कमिटी टू इन्वेस्टिगेट इनटू द एलिगेशंस अगेंस्ट द जजेस। तो अगर किसी जजेस को रिमूव करना होगा तो प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो एक कमेटी अपॉइंट करे ताकि उस मैटर के, उस एलिगेशंस के अंडर इन्वेस्टिगेट करने के लिए। दिस इज़ ऑल अबाउट द रिमूवल प्रोसीजर। किसी जजेस को अगर रिमूव करना है तो ये प्रोसीजर फॉलो करना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, रिमूवल मोशन जो है वो लोकसभा में 100 मेंबर्स ने साइन किया होना चाहिए, या फिर राज्यसभा में 50 मेंबर्स। उसके बाद एक चेयरमैन या स्पीकर को नोटिस या फिर रिटन लेटर देंगे। देयर आफ्टर चेयरमैन या स्पीकर जो है उस चीज़ को या एक्सेप्ट करेंगे या फिर रिफ्यूज़ करेंगे, ये उनकी अपनी मर्ज़ी पे होती है, उनकी डिस्क्रिशनरी पावर पे होती है। अगर स्पीकर और चेयरमैन एडमिट करते हैं तो प्रेसिडेंट 3 मेंबर्स की कमेटी को कंस्टिट्यूट करेंगे, और ये कमेटी इन्वेस्टिगेट करने के बाद अगर गिल्टी फाइंड करते हैं जजेस को, तो हाउस जो है वो मोशन को फर्दर कंसिडरेशन के लिए ले सकते हैं। फिर उसके बाद मोशन जो है दोनों हाउस में पास होना चाहिए विद स्पेशल मेजोरिटी ऑफ 2/3। उसके बाद प्रेसिडेंट ऑर्डर देंगे जिस जजेस के अगेंस्ट ये एलिगेशन होती है, अगर वो गिल्टी फाइंड करते थे उसके रिमूवल के लिए प्रेसिडेंट क्या करेंगे, ऑर्डर देंगे। अगर किसी जजेस को रिमूव करना होगा, ये सारा प्रोसीजर पहले फॉलो करना होगा, फिर प्रेसिडेंट एक ऑर्डर देके उस जजेस को रिमूव करेंगे। Lastly, under this article, provision is also given with respect to the qualification for appointment as a judge of Supreme Court। अगर किसी पर्सन को एज अ सुप्रीम कोर्ट के जज अपॉइंट करना होगा तो उसका क्या क्वालिफिकेशन होना है, ये भी इस आर्टिकल के अंडर प्रोवाइडेड है। तो पहले क्या कहते हैं, द पर्सन शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया। वो क्या होना चाहिए, एक तो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। सेकंड कहते हैं अ जज ऑफ द हाई कोर्ट और 2 or more सच कोर्ट इन सक्सेशन फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years। सेकंड ये कहता है कि 5 साल के लिए किसी हाई कोर्ट का जज होना चाहिए। थर्ड कहता है एन एडवोकेट ऑफ अ हाई कोर्ट फॉर 2 or more सच कोर्ट इन सक्सेशन फॉर अ पीरियड ऑफ 10 years। या तो 10 साल के लिए किसी हाई कोर्ट का ऐसा एडवोकेट होना चाहिए। एंड लास्टली अ डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट। तो एक डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट होना चाहिए प्रेसिडेंट के ओपिनियन पर। इसका मतलब है कि वो एक ऐसा पर्सन होना चाहिए जिसने लीगल फील्ड में उसने एक्सपर्टीज़ अचीव किया है।
So this is all about the qualification which is required for a person to be appointed as a judge of Supreme Court. I hope आपको ये समझ में आ चुके होंगे एंड फॉर फर्दर बेटर अंडरस्टैंडिंग आप इसके नोट्स भी ले सकते हैं, अदरवाइज़ मैं ये PDF डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करूँगी. विद दिस आई विल एंड दिस वीडियो. थैंक यू.